गंगापुर गांव में चंपकलाल के ढाबे के बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। हर कोई अपने ऑर्डर का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। चंपकलाल, जो अपने लालची और गुस्सैल स्वभाव के लिए जाना जाता था, रसोई के अंदर से अपने नौकर किशन को आवाज लगा रहा था। अरे ओ किशन, अरे ओ ससुर के नाती, कहाँ है? किशन एक बहुत ही मेहनती और सीधा साधा था, जो अपने मालिक के गुस्से से हमेशा डरा रहता था। वो ग्राहकों के लिए प्लेटों में परोसने के लिए तेजी से प्याज काट रहा था, क्योंकि वो जानता था कि लोगों को छोले भटूरे के साथ प्याज खाना बहुत पसंद था। अरे किशन, ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है और तू है कि गायब है, क्या हुआ? मालिक, ग्राहकों के लिए प्याज काट रहा था। उन्हें छोले भटूरे के साथ खाना बहुत पसंद है। प्याज? मेरा ढाबा बंद करवाएगा क्या? अरे ग्राहक खाना खाना चिल्ला रहे हैं और तू उनकी आवाज सुनकर भी अनसुना कर रहा है। तुरंत जाकर ग्राहकों को देख। मालिक की बात सुनते ही किशन चाकू रखकर तुरंत ग्राहकों को छोले भटूरों की थाली देने लगा। अरे वाह रे वाह, भटूरे जैसे गुब्बारा, छोले जैसे मसालेदार दरिया, दोनों मिलके बन गए जोड़ी नंबर 1। वाह अरे वाह, छोले का मसाला जीभ को ऐसे नचा रहा है जैसे बारात निकल रही हो। अरे दोस्तों, एक बार जो इन छोले भटूरे का स्वाद चख ले, वो बार बार लौटकर यहीं आता है। ये तो असली पेट पूजा है। शाम का समय था। गंगापुर में सूरज ढल चुका था और ढाबे का काम लगभग खत्म हो गया था। चंपकलाल अपने गल्ले के पास बैठा दिन भर की कमाई गिन रहा था। पैसों के ढेर को देखकर उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। तभी उसका नौकर किशन हिचकिचाते हुए उसके पास आया। किशन पिछले 1 महीने से अपनी तनख्वाह बढ़ाने की सोच रहा था, लेकिन मालिक के गुस्सेल स्वभाव के कारण हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आज उसे लगा कि ये सही मौका है। मालिक, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल, क्या बात है? मालिक, मैं आपसे पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ कि मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। अब तो ढाबा भी बहुत अच्छी तरह से चलने लगा है, ग्राहक भी बहुत आने लगे हैं और मैं आपको शिकायत का कोई मौका भी नहीं देता। लेकिन आप जो मुझे पैसे देते हैं, उससे मेरे परिवार का पेट नहीं भर पाता। किशन की बात सुनकर चंपकलाल आग बबूला हो उठा। वो झट से खड़ा हो गया। तो तू ये कहना चाहता है कि तेरे बनाए हुए छोले भटूरे से ही मेरा ढाबा चल रहा है और बाकी सारा खाना बेकार होता है? सुन, ये सब मेरे दिमाग का कमाल है। तुझे इसे बनाने के लिए पैसे मिलते हैं, कोई मुफ्त में नहीं बनाता। तो इन स्वादिष्ट छोले भटूरे के पीछे भी मेरा ही हाथ हुआ ना? मालिक, अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे तो यहाँ मुझे और काम नहीं करना। मैं छोड़ दूंगा आपका काम, कहीं और नौकरी कर लूंगा। ये सुनकर चंपकलाल का लालच गुस्से में बदल गया। उसने एक पल भी नहीं सोचा। तुम मुझे धमकी दे रहा है? जा, निकल जा मेरे ढाबे से। मुझे तेरे जैसे नमक हराम नौकर की कोई जरूरत नहीं है। भलाई का तो समय ही नहीं रहा। जा, चला जा। किशन चुपचाप खड़ा रहा। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका मालिक इतनी आसानी से उसे निकाल देगा। जा, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं तेरा हिसाब बाद में देख लूंगा। किशन उदास होकर वहां से चला जाता है। किशन उदास और टूटा हुआ चंपकलाल के ढाबे से बाहर निकला। वो जानता था कि उसके पास अब कोई काम नहीं है और उसके परिवार का पेट भरना मुश्किल होगा। वो सड़क पर चल ही रहा था कि उसकी नजर कुछ दूरी पर सुभाष के ढाबे पर पड़ी। वहां एक गरीब बूढ़ा आदमी ढाबे के किनारे बैठा हुआ था। बिना किसी के मांगे ही सुभाष ने एक प्लेट में गर्मा गर्म छोले भटूरे रखे और उस बूढ़े आदमी को दे दिए। बाबा, लीजिए, गर्मा गर्म खाइए। किशन ये सब दूर से देख रहा था और उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा कि अभी भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करते हैं। जैसे ही सुभाष ने नजर उठाई, उसकी नजर उदास खड़े किशन पर पड़ी। सुभाष ने मुस्कुराकर किशन को अपने पास बुलाया। अरे ओ किशन, अरे भाई, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो?
मैंने तो सोचा था कि इस वक्त तुम ढाबे पर ग्राहकों की सेवा में लगे होंगे। तुम तो हमेशा सबसे पहले दिखाई देते थे। सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं आपको, उन्होंने, चंपकलाल मालिक ने मुझे ढाबे से निकाल दिया। कहा कि अब मेरी वहां कोई जरूरत नहीं है। मैं तो समझ भी नहीं पाया कि मेरी गलती क्या थी। मैं तो बस अपनी मेहनत कर रहा था, पर अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ये सुनकर सुभाष कुछ पल चुप रह गया। उसने किशन के चेहरे को गौर से देखा। थकान, उदासी और बेबसी की लकीरें साफ झलक रही थी। सुभाष ने बिना कुछ कहे धीरे से अपना हाथ किशन के कंधे पर रखा। उस स्पर्श में दोस्ती का भरोसा, सच्चाई की ताकत और इंसानियत की गर्माहट छिपी हुई थी। मुझे मालूम था कि ऐसा ही होगा। तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो, लेकिन चंपकलाल को ऐसे लोगों की कद्र नहीं है। परेशान मत हो, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अब से तुम मेरे यहाँ काम करोगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक। किशन की आंखों में आंसू आ गए। उसे नहीं पता था कि इतनी आसानी से एक दयालु इंसान मिल जाएगा। मालिक नहीं, दोस्त। जाओ, अब थोड़ा आराम करो। किशन को सुभाष के ढाबे में एक नया ठिकाना और एक नया दोस्त मिल गया था। किशन के जाने के बाद चंपकलाल ने देर न करते हुए तुरंत एक नए लड़के कालू को काम पर रख लिया। कालू मेहनती तो था, पर उसमें किशन जैसी लगन और खाने के स्वाद की समझ बिल्कुल नहीं थी। धीरे धीरे ढाबे के खाने का वही जादू गायब होने लगा जो पहले हर ग्राहक को बार बार खींच कर लाता था। लेकिन चंपकलाल अपनी अकड़ और लालच में इतना डूबा हुआ था कि उसे इसकी परवाह ही नहीं हुई, जब तक कि वक्त ने उसे आईना नहीं दिखा दिया। एक दिन दोपहर के वक्त ढाबे पर अचानक चंपकलाल का छोटा भाई विनोद अपनी पत्नी सीमा के साथ ढाबे पर आया। चंपकलाल अपने भाई और भाभी को देखकर फूला न समाया। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। विनोद और सीमा, तुम दोनों यहाँ कैसे? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम कभी मेरे ढाबे पर आओगे। बड़ा अच्छा लगा तुमको देखकर। भाई, हम तो बस तेरे मशहूर छोले भटूरे खाने आए हैं। गांव भर में इनके बड़े चर्चे सुने हैं। सोचा चलो आज चख ही लेते हैं। अरे भाभी, ये तो बिल्कुल गलत बात है। आप तो अपनी खूबसूरती और हंसी से ही मेरे ढाबे की रौनक बढ़ा देती हैं। और ये विनोद कह रहे हैं कि सिर्फ छोले भटूरे खाने आए हैं। अरे भाभी जी, आप आई तो ढाबा अपने आप चमक उठता है। छोले भटूरे तो बस बहाना है। अरे जेठ जी, अब रहने भी दीजिए। मैं तो इतनी थक गई हूँ। जल्दी से आपके छोले भटूरे मिल जाएं तो घर जाकर चैन से आराम कर लूं। क्या कहा? भाभी, ये तो आपसे छोटी हैं। आप बिना भैया आप नहीं बदल सकते। बचपन से ही छिछोरे थे और अब भी वैसे ही हैं। तीनों जोर से हंस पड़े। ढाबे का माहौल कुछ देर के लिए पारिवारिक और हल्का फुल्का हो गया। चंपकलाल ने तुरंत कालू को आवाज लगाई। ओ कालू, जरा फटाफट गर्मा गर्म छोले भटूरे बना कर ले आ। हमारे मेहमानों को खिलाओ और ध्यान रहे प्लेट सजा कर देना। आज मेरे घर वालों को मेरे ढाबे का असली स्वाद चखाना है। कालू ने जैसे तैसे छोले भटूरे विनोद और सीमा के सामने परोस दिए। दोनों ने बड़ी उम्मीद से पहला निवाला लिया, लेकिन भाई ये क्या है? ये छोले भटूरे हैं या कोई मजाक? छोले का तो नाम निशान तक नहीं है। ऊपर से इतना कड़वा तेल डाला हुआ है कि गले से नीचे नहीं उतर रहा। चंपकलाल ने घबराकर तुरंत कालू की तरफ देखा। कालू सहमा हुआ खड़ा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मालिक, मैंने तो वैसा ही बनाया है जैसा यहाँ बनता आया है। मैं तो नया हूँ। नहीं जेठ जी, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैंने तो सोचा था कि आपके छोले भटूरे सबसे अच्छे होते हैं, लेकिन आज खाकर लगता है कि आपसे बेकार छोले भटूरे कोई नहीं बना सकता। चंपकलाल एकदम हक्का बक्का रह गया। उसके हाथ कांपने लगे। चेहरे से सारा घमंड उतर गया। ढाबे में पहली बार उसने महसूस किया कि किशन के जाने से उसने कितना बड़ा नुकसान उठाया है। वो अंदर ही अंदर सोच रहा था, अगर यही हाल रहा तो कुछ ही दिनों में इस ढाबे पर ताला लग जाएगा। रात हो चुकी थी। ढाबे का काम खत्म हो चुका था, लेकिन चंपकलाल के मन को चैन नहीं मिल रहा था। उसके चेहरे पर दिन की बेइज्जती साफ झलक रही थी। उसकी पत्नी शांति उसके पास आई, जो उसे इस हाल में देखकर चिंतित थी। क्या हुआ? आज तो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। ढाबा बंद कर दिया है, अब तो आराम कर लो। आराम? आराम कैसा?
आज मेरे ढाबे की कितनी बेइज्जती हुई है यह तुम्हें पता है? विनोद और सीमा के सामने मेरा सिर शर्म से झुक गया। सब उस किशन की वजह से हुआ है। जब तक वो था मेरा खाना सबसे स्वादिष्ट था। अब तो कोई ग्राहक भी मेरे खाने को हाथ नहीं लगा रहा। तो अब क्या करोगे? क्या तुम हार मान लोगे? हार? चंपकलाल कभी हार नहीं मानता। मैं अपना ढाबा बंद नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि मेरे पास अब किशन के हाथों वाला जादू नहीं रहा, लेकिन मैं कोई ना कोई रास्ता तो जरूर ढूंढ लूंगा। तुम जाओ, सो जाओ, मैं यहीं सोऊंगा। शांति उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। चंपकलाल सोफे पर ही बैठा रहता है। उसके मन में कई तरह के विचार आने लगते हैं। वो बीते दिनों को याद करता है जब उसके ढाबे पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। फिर उसे आज की बेइज्जती याद आती है और उसका गुस्सा फिर से बढ़ जाता है। लोग मेरे ढाबे को कोस रहे हैं। मेरी मेहनत बर्बाद हो गई है। अगर यही चलता रहा तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो निराशा और गुस्से से भर जाता है। अचानक उसके दिमाग में एक पुराना विचार दौड़ता है। उसे याद आता है कि ढाबे के पिछले कमरे में एक छोटी बिना लेबल वाली शीशी रखी है। एक केमिकल सप्लायर ने उसे दिया था, यह कहकर कि यह खाने का स्वाद बढ़ा देता है। उसके चेहरे पर निराशा खत्म हो जाती है और एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। हाँ, यही तरकीब है। यही मुझे इस मुश्किल से बाहर निकालेगी। अब कोई भी नहीं जान पाएगा कि मेरे खाने का असली जादू क्या है। अगली सुबह सूरज की रोशनी के साथ चंपकलाल के चेहरे पर एक नई चमक थी। वो अपनी योजना को कामयाब करने के लिए पूरी तरह तैयार था। आज उसे अपने ढाबे की खोई हुई इज्जत वापस लानी थी, चाहे उसके लिए कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। चंपकलाल रसोई में आता है। उसके हाथ में एक छोटी बिना लेबल वाली शीशी है। वो कालू को बुलाता है। कालू, इधर आ। मैं तुझे कुछ बहुत जरूरी चीज दे रहा हूँ। देख कालू, ये है जादुई शीशी। इस केमिकल की कुछ बूंदे अगर हम अपने छोलों में मिला दें तो उसका स्वाद ऐसा होगा कि लोग खाते ही रह जाएंगे। इसे किसी को दिखाना मत और ना ही इसके बारे में किसी से बात करना। कालू शीशी को देखता है। उसके मन में कई सवाल आते हैं, लेकिन वो हिम्मत करके पूछता है। मालिक, ये तो कोई केमिकल जैसा दिख रहा है। कहीं ये सेहत के लिए हानिकारक तो नहीं होगा? लोग अगर इसे खाकर बीमार पड़ गए तो गांव वाले हम दोनों को दोष देंगे। आप मालिक हो, आपको शायद कुछ न कहें, लेकिन मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। ये सुनते ही चंपकलाल आग बबूला हो उठा। उसके चेहरे पर गुस्से की लाली छा गई। आंखों में खून उतर आया। उसकी मुट्ठियां भिज गईं और वो कालू पर ऐसे झपटा जैसे उसकी बात ने उसके घमंड को चीर दिया हो। तूने मुझसे सवाल पूछने की हिम्मत कैसे की? मैं जो कह रहा हूँ बस वो कर। याद रख, अगर तूने ये काम नहीं किया तो तुझे नौकरी से ही नहीं बल्कि गांव से भी निकाल दूंगा। और फिर तेरे परिवार का क्या होगा? तू नौकर है, नौकर बन के रह। जो कहा है चुपचाप कर। दोबारा मुझसे ऐसा सवाल मत पूछना। कालू का सिर झुक जाता है। वो जानता था कि चंपकलाल अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। डर के मारे और अपने परिवार की फिक्र में कालू ने न चाहते हुए भी हाँ कर दी। चंपकलाल के चेहरे पर आज एक अलग ही खुशी थी। ग्राहक एक एक करके उसके ढाबे की ओर खींचे चले आ रहे थे। चंपकलाल जानता था कि ये सब उसके नए जादू का कमाल था, लेकिन रसोई में कालू का मन बेचैन था। कालू एक पतीले में छोले की सब्जी बना रहा है। वो अपनी जेब से शीशी निकालता है और डरते हुए उसकी 2-3 बूंदे छोलों में मिलाता है। ये मैं क्या कर रहा हूँ? मालिक के डर से मैं लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहा हूँ। भगवान मुझे माफ कर देना। जैसे ही केमिकल छोलों में मिलता है, छोलों की सुगंध और भी तेज हो जाती है। कालू को ये देखकर डर लगता है। वो जल्दी से ग्राहकों के लिए थालियां तैयार करने लगता है। कई ग्राहक गर्मा गर्म छोले भटूरे की थालियां लेकर खाते हैं। उनके चेहरे पर संतुष्टि और हैरानी दोनों दिखती हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है चंपकलाल। ऐसा स्वाद तो सुभाष के ढाबे पर भी नहीं मिलता था।
हाँ, इसे खाने के बाद तो और खाने का मन कर रहा है। ऐसा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं चखा। अरे, तुम लोगों को भी ऐसा लग रहा है? इसे खाकर थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पर स्वाद इतना अच्छा है कि रोका नहीं जा रहा। चंपकलाल ये सुनकर फूला नहीं समाता। वो ग्राहकों की बातों से बहुत खुश होता है और मन ही मन अपनी तरकीब पर गर्व करता है। किशन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक हफ्ते से हमारे ढाबे पर ग्राहक ही नहीं आ रहे। सब के सब चंपकलाल के ढाबे पर जा रहे हैं। आखिर वो क्या कर रहा है? मुझे भी यही बात समझ नहीं आ रही है सुभाष भाई। मैंने सुना है कि उसके खाने का स्वाद पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि उसे खाकर पेट में दर्द हो रहा है। ये क्या कह रहे हो तुम? पेट में दर्द? हाँ भाई, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है कि वो खाने में कुछ ऐसा मिला रहा है जो सही नहीं है। चंपकलाल की दौलत तो बढ़ती जा रही थी, लेकिन इसके साथ ही गांव वालों की सेहत बिगड़ती जा रही थी। एक एक करके गांव के कई लोग पेट दर्द, उल्टी और चक्कर आने की शिकायत के साथ अस्पताल में भर्ती होने लगे। डॉक्टरों ने जांच की और पाया कि इन सभी लोगों ने हाल ही में चंपकलाल के ढाबे पर छोले भटूरे खाए थे। चंपकलाल के लालच ने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया था, जिसके बुरे नतीजे सामने आने लगे थे। एक शाम एक आदमी चुपचाप ढाबे में आया और एक कोने में बैठ गया। उसने गर्मा गर्म छोले भटूरे का ऑर्डर दिया। चंपकलाल और अपने काम में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो आदमी धीरे धीरे खाने लगा, हर कौर को ध्यान से चखते हुए। कुछ देर बाद उसने अपनी प्लेट एक तरफ रखी और अपनी जेब से एक आईडी कार्ड निकालकर दिखाया। मैं फूड इंस्पेक्टर हूँ। मुझे तेरे ढाबे के बारे में कई शिकायतें मिली हैं। ये सुनकर चंपकलाल और कालू के चेहरे का रंग उतर गया। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये उस जादुई केमिकल का ही असर था। मुझे कई लोगों ने शिकायत की है कि तुम्हारे छोले भटूरे खाने के बाद उन्हें पेट में दर्द, उल्टी और चक्कर आने जैसी शिकायतें हुई हैं। तुम लोगों ने मुनाफे के लालच में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है। इतना कहने के बाद फूड इंस्पेक्टर ने अपनी जेब से एक वॉकी टॉकी निकाली और कहा, मैं फूड डिपार्टमेंट से हूँ। गंगापुर ढाबे में मिलावट की पुष्टि हो गई है। तुरंत पुलिस फोर्स भेजिए। इतना सुनकर चंपकलाल और कालू के होश उड़ गए। फूड इंस्पेक्टर ने चंपकलाल की ओर देखा और गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारा ढाबा तब तक बंद रहेगा जब तक हमारी पूरी जांच नहीं हो जाती, और इन शिकायतों के आधार पर आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चंपकलाल का ढाबा तो बंद हो गया था। दूसरी तरफ सुभाष के ढाबे पर एक बार फिर से रौनक लौट आई थी। लोगों को एहसास हुआ कि स्वाद के नाम पर उन्हें अब तक जो भी परोसा जा रहा था वो सिर्फ लालच का एक कड़वा स्वाद था। अब वे किशन के यहाँ भरपेट खाना खाते थे, वो भी बिना किसी मिलावट के। सुभाष का ढाबा ईमानदारी की जीत का एक सबूत बन गया था और किशन की मेहनत का फल उसे और सुभाष दोनों को मिल रहा था।